मैं बताऊंगा तुम्हें अंतः केंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अंतः केंद्रीय घनीय जालक होता क्या है। ठीक है, तो जब किसी जालक में 8 कोनों के अलावा एक परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित होता है तो उसे हम अंतः केंद्रीय घनीय जालक कहते हैं। ठीक है, जैसे 8 कोने कौन से हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये 8 कोनों के अलावा अगर सिर्फ 8 कोनों पर होता है तो हमारा कौन सा होता है, सिंपल होता है। ठीक है, साथ जो सिंपल जो होता है SC सिंपल क्यूब। ठीक है, मगर जब इसके सेंटर में एक एटम और आ जाए, ठीक है, पूरी बॉडी के सेंटर में, तो हमारा क्या हो जाता है, वो बॉडी क्यूबिक सेंटर हो जाता है। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं VCC। ठीक है, तो हमारा बीच वाला जो है ये किससे अटैच है, एक इससे अटैच रहेगा और इससे भी अटैच रहेगा। ठीक है, ये बीच वाला जैसे यहाँ पे है, ये बीच में इसको बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये वाला जो गोला जो है वो इससे अटैच रहेगा, देखो इसके साथ भी अटैच है ये, और जो इससे पीछे वाला B पॉइंट पे लगा इससे भी अटैच है। ठीक है, यानी E और B के साथ में। ठीक है, हमें तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखो अंतः केंद्रीय घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है, ये क्या होती है, BCC में केंद्र में स्थित परमाणु अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में रहता है, तो उसके सेंटर में जो है वो 2 अन्य परमाणु के संपर्क में रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो है, हालांकि इसको दूर दूर दिखाया गया है मगर ये इनको बिल्कुल टच में रहता है। ठीक है, इसके ये देखो इसके टच में रहेगा और ये इसके टच में रहेगा, या फिर F के और A के टच में रहेगा, A और F, क्योंकि हमें क्रॉस में दिखाना है। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके एक फलक लेते हैं, सबसे नीचे वाला फलक जो कि हमारा क्या है CDEF। तो मैंने इसको वर्ग करके बना ली, क्योंकि जो फलक जो दिखाएगा घन का जो फलक होगा वो एक वर्ग की तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसकी क्या है, कोर है। जो कोरें क्या होती है, सब एक A लंबाई की होती है, घन की कोर क्या होती है, A होती है। और यहाँ से इसका क्या बन गया, देखो FD जो है वो फलक का विकर्ण है, फलक विकर्ण, फलक का क्या है, इसका विकर्ण, इसको मैंने B मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना है, 90 के सामने वाली जो कोण जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें EFD में, त्रिभुज EFD में, EFD। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है B स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ का लंब जो है वो हमारा क्या A है, तो इसका A स्क्वायर बन जाएगा, और जो आधार है वो भी A के बराबर A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब दोनों देखो सेम है, सजातीय पद है। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब V स्क्वायर है क्या, ये FD के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि FD को हमने B माना है। ठीक है, तो FD स्क्वायर कह लो या फिर V स्क्वायर कह लो, ये किसके इक्वल 2A स्क्वायर के। ठीक है, अब इसका हम जब वर्गमूल लेंगे तो V का तो इस बार का रूट लग जाएगा इधर वाली साइड पे, तो 2A स्क्वायर बन जाएगा। अब ये A स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो A बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा हमारा रूट में 2, यानी ये जो यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या बन गई हमारी 2A। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करें, इसमें त्रिभुज AFD में, AFD कौन सा है इसमें, AFD। ठीक है, तो AFD में हम क्या निकालेंगे, इसका हम ये हमें इसका काय विकर्ण निकालना है। ठीक है, काय विकर्ण क्या है, काय विकर्ण का मतलब जो होता है पूरी बॉडी के सेंटर में होता है। ठीक है, अब ये काय विकर्ण कौन सा है, देखो यहाँ से देखो वाला, ये वाला F से A से होता हुआ जाएगा AF से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारा एक ये पूरा गोला आ रहा है, और ये आधा गोला ये आएगा और आधा गोला ये आएगा, मतलब हाफ त्रिज्या इसकी आएगी और आधी त्रिज्या, एक त्रिज्या इसकी आएगी, एक त्रिज्या इसकी आएगी, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी इसका व्यास आएगा। तो व्यास क्या होता है, 2 त्रिज्या के बराबर होता है। तो त्रिभुज AFD में, AFD में, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AF स्क्वायर इक्वल टू क्या, FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AF स्क्वायर इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AD क्या है, यहाँ पे A के जो है वो A है, तो कोर की लंबाई है ये वाली AD, और ये FD हम पीछे निकाल चुके हैं। यहाँ से FD कितनी आई हमारी, FD स्क्वायर जो है वो क्या है 2A स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे FD स्क्वायर की वैल्यू में 2A स्क्वायर लगा दी, और ये AF जो है हमारा वो हमने C मान लिया इसको, ये क्या काय विकर्ण है। ठीक है, तो ये काय विकर्ण देखो जैसे कि मैंने इसको अलग करके दिखा दी, यहाँ पे देखो ये पूरा बीच वाला एक आइटम आ गया। ठीक है, तो ये सेंटर इसका सेंटर ये है और इस वाले का सेंटर ये है। तो यहाँ से देखो सेंटर में हमें यहाँ पे कोने पे लगा हुआ है, तो एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, यानी 4 त्रिज्याओं के बराबर है। ठीक है, तो C स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा 3A स्क्वायर। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 3√A स्क्वायर, और यहाँ का जो A स्क्वायर है वो A बन के बाहर निकल जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3√3 और A, यानी यहाँ से तक की दूरी आ गई। ठीक, काय विकर्ण। अब चित्र से जो काय विकर्ण जो है हमारा वो जो क्या है AF वो है हमारा R प्लस R, यानी ये हमने जोड़ लिया तो क्या है, इनको सबको जोड़ा वो 4R के बराबर हो गया, यानी 4R, 1 2 3 4R के बराबर है। अतः 4R इक्वल टू 3A कहाँ से मिल गया हमें, यहाँ से। ठीक है,
अगर सॉल्व करके निकाला हमारा तो 3 आया, और चित्र से हमने देखा तो क्या 4r के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इसी से हम r निकालेंगे तो r का 4 का बटे में चले जाएगा इसके, तो r इक्वल टू √3/4a हो जाएगा। या फिर हम इसके a निकालें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3a इक्वल टू 4r, और a यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो क्या आएगा 4r और अपॉन में √3। इस प्रकार की संरचना में देखो जो BCC के मैंने बताए थे, ठीक है, इसमें जो शेयरिंग होती है, जो कोने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी शेयरिंग क्या होती है 1/8 होती है, ठीक है। तो 1/8 ये हो गया, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका और 1/8 इसके पीछे वाला। तो 8 होगा, जब हम 1/8 निकालेंगे तो 1/8 गुणा 8 और प्लस 1 इसके बीच में होता है, जो कि पूरा का पूरा शेयरिंग इसी परमाणु को मतलब इसी जालक को देता है, ठीक है। इसमें कोई दूसरे जालक का कोई संबंध ना होता है। तो 1/8 गुणा 1/8 प्लस 2, तो 8 एकम 8 कट गए, ये 1 एकम 1 और प्लस 1 ये वाला, तो कितना, तो टोटल 2 हो गए, ठीक है। यानी BCC में जो परमाणु संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। ये क्लास में बताया था मैंने। अब देखो एक का जो आयतन होता है हमारा, अब ये है कि हमारे जो गोला है, ये सब गोल है, ये हमारा क्या गोल है, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr की घात 3, 4/3 πr की घात 3। अब है कितने परमाणु, टोटल 2 है, तो 2 से हमने क्या कर लिया, इसे गुणा कर लिया, ठीक है। अब हम घन की बात करते हैं। पूरा जो घन है, ये पूरा घन देखा, ठीक है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है, 4 की घात 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे a की घात 3। अब a हमारी कितनी आई है, वो 4r बटे √3 है ये वाली। तो चूँकि इसका घन है तो इसका भी घन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 64, 4 चौक 16 चौका 64 बटे 3 √3 और r की घात 3। अब हमारा सूत्र जो होता है संकुलन क्षमता इक्वल टू क्या होती है, एक कोष्ठक के परमाणु का आयतन बटे में एक कोष्ठक का आयतन। एक कोष्ठक के परमाणु कौन से, जो 2 परमाणु होते हैं, ठीक है, उनका आयतन। और यहाँ गुणा में क्या लिख देते हैं, हम 100 लिख देते हैं, ठीक है, फार्मूला है, ठीक है, ये वाला। तो देखो एक कोष्ठिका के परमाणु का आयतन हमने क्या निकाला था, ये वाला निकाला है 2, इनको करेंगे 2 चौक 8 बटे में 3 और r की घात 3, ठीक है। और जो हमारा जो a की घात 3 जो आया, पूरे घन का जो आयतन आया वो क्या है 64r³ बटे में 3 √3। तो ये लगा लिया हमने 64r³ बटे में 3 √3। देखो ये वाला कहाँ ऊपर पहुँचेगा और इसका जो बटे का 3 है वो कहाँ इसी गुणा में आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो 8 πr की घात 3 गुणा में 3 √3 ऊपर पहुँच गए, और ये वाला जो 3 है वो कहाँ 64r की घात 3 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब r की घात 3 से r की घात 3 कट गया, 8 8 64 कट गए। अब ये 3 से ये वाला 3 कटा, कितना बचा हमारे पास, √3/8 और ये पाई रह गई, ठीक है, और ये गुणा में 100, ठीक है, सूत्र वाले ये वाले, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, बटे में 8 आ गया, और जो पाई का मान हमने 22/7 लगा लिया, और गुणा में 100 सूत्र वाले, ठीक है। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 68%, ठीक है। ये इसका फार्मूला।